जो कि उस इलाके से हम कुछ दिन पहले भी हम आए थे, जब कोई एक छोटी घटना के बाद पुलिस का जुर्म इंसान पर बहुत ज्यादा था। समाज के सारे गरीब लोग परेशान थे। 4 दिनों तक लोगों की दुकानें नहीं खोली थी। सारी माँ बेटी गरीब कमजोर तबके की परिवार डरे हुए सहमे हुए थे। हम उस वक्त भी आए थे, उस इलाके से काफी बचे, काफी लोग हमारे बीच आए हैं। मैं हमेशा लगातार मॉनिटर करता रहा, किसका बेल हुआ किसका नहीं हुआ, कोई तंग तो नहीं कर रहा है, दुकानों के लोगों को कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। मैं लगातार एसपी साहब डीएम साहब से हमारी बातचीत उस घटना के बाद होती रही। मैंने यहाँ के सांसद को भी 2 बार फोन किया कि भैया युवा मोर्चा के अध्यक्ष को बड़ी, उसके परिवार को बहुत मारपीट की गई और उसको जबरदस्ती जेल में भेज दिया गया। जरूर आपको सरकार से वार्ता करने के बाद गलत केस में फंसाने वाले साथियों को बचाना चाहिए। सदन में भी मैंने ये बात कही। मेरी गहरी चिंता क्या है, और मैं आपके पास कोई राजनीतिक परिवेश और दृष्टिकोण में नहीं आई। मुझे सबसे गहरी चिंता इस बात की है कि आप लोग अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं है। आप लोग अपने भविष्य के प्रति ईमानदार नहीं है। आप लोग आने वाले पीढ़ी के प्रति ईमानदार नहीं है। आप पप्पू यादव, मरहूम तस्लीम साहब नहीं रहे, बहुत ऐसे बुजुर्ग, ऐसे साथी हमारे साथ बहुत लंबा चले जो आज हमारे साथ नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जब सदन में या सदन के बाद कोई बात रखता हूं तो उसमें कभी भी मैंने राजनीति नहीं की, ना मुझे कोई राजनीति भाषण आता है। हमेशा मैंने अर्थ की बात की, इकोनॉमी की बात की, एक अच्छे इंसान को कैसे जीना चाहिए, एक अच्छे इंसान के परिवार की परिस्थितियों को कैसे अच्छा करना चाहिए। पहले तो आप ये समझिए कि जो लोग अररिया में आकर के मोटरसाइकिल पर देखते हैं कुछ लोगों को, या कुछ लोगों को देखते हैं कि आप दुकान में आकर के अपनी दुकानदारी करके जाते हैं, मैं आपको एक बात बहुत गंभीरता से कहूंगा। जब जाति जनगणना हो रहा था और जब सर्वे हो रहा था तो मेरी चिंता इस बात को लेकर थी, जो निषाद है, शर्मा है, खत्मा है, कनकई है, मला है, भील है, जोला है, दलित है, पासवान है, राम है, ऋषिदेव है, नुनिया है, गोरी है, कुम्हार है, कुमार है, गंगोत्री है, केवरत है, चाहे वो गरीब शेरशाबादी हो, चाहे कुलैया से गरीब हो, चाहे कोई भी मुसलमान हो, कोई भी जाति हो, चाहे वो किसी भी तरह का सुरजापुरी हो, समाज के किसी भी जाति के लोग जो अररिया में, चाहे वो ऊंची जात के लोग हो, चाहे सभी लोगों की स्थिति हम समझना चाहते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश, गरीब जिला अररिया है, किशनगंज। अररिया किशनगंज से ज्यादा गरीब पूरी दुनिया में कोई शहर नहीं है। 98.7% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है। 96% लोगों के पास एक व्हीकल नहीं है। किसी के पास यदि एक व्हीकल 2 चक्का है या 4 चक्का है तो वो ईएमआई पर है, लोन पर है, वो अपने पैसे का नहीं है। लगभग अररिया ऐसे हैं 94 से
जिसके पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कट्ठे में, धूड़ में 1 बीघा से ज्यादा जमीन वाले लोगों की संख्या मात्र 3.2%। 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा और 10 बीघा से 20 बीघा वाले जमीन की संख्या 1.3% है। अंदाजा कीजिए, लगभग 84% लोगों के पास किशनगंज अररिया में या तो टीन का घर है या तो फूस का घर है, उसके पास सही माने में पक्के का मकान नहीं है। आप गांव के गांव जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप पप्पू यादव की चिंता करते हैं, आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने की चिंता करते हैं, नेता आता है तो आप उसकी बातों में बहक जाते हैं। हिंदू मुसलमान के सवाल पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के सवाल पर, जाति के सवाल पर आप भूख से ज्यादा तवज्जो अपने मजहब, अपने कौम, अपने धर्म, अपने जाति को देते हैं। देखिए, धर्म और मजहब हमारे जीने का तरीका हो सकता है, हमारे खाने का तरीका नहीं है। हमारी जिंदगी निश्चित रूप से हमारे जो संस्कार हैं, जो वालिद ने, पिता ने, या हमारे समाज में, या हमारे बुजुर्ग ने, या हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से जो मिलती है, उससे बड़ा कोई संस्कार नहीं होता है। वो हमारी जिंदगी है। लेकिन क्या आप सोचिए, आपके घर में 3.2% भी रोजगार नहीं है, इस इलाके में नौकरी नहीं है, रोजगार 7.2% लोगों के पास नहीं है। 1,24,00,000 लगभग कोसी सीमांचल दोनों मिलाकर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, कटिहार भी, किशनगंज, कटिहार, अररिया तीनों एक ही गोदाम में, पूर्णिया लगभग वही हाल है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। सीमांचल हमारी जिंदगी है, कोसी हमारी ताकत है। कैसे किया जाए? आने वाले समय में जमीन आपके पास और घटेगा, बच्चे हमारे आएंगे, हमारा जमीन का बंटवारा होगा, हमारे पास घर नहीं होगा, हमारे थाली में 78% लोगों के थाली में दाल नहीं होगा। लगभग अररिया जिले में 84% लोग हैं जो 5 किलो अनाज पर, 84% 5 किलो हलवा चावल के अनाज पर अपनी जिंदगी किसी तरह की गुजारा कर रहा है। 1.2% लड़कियां सीमांचल में पढ़ी लिखी नहीं है। 0.8% लड़कियों को नौकरी नहीं है। लगभग 3.2% लड़कियां इंटर नहीं की हुई है। 5.2% लड़कियां मैट्रिक नहीं की। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यदि सीमांचल में 0.8% भी नौकरी नहीं हो, 3.2% भी परिवार में रोजगार नहीं हो, और हमारी जिंदगी बटेदारी पर हो, तैयारी मजदूर पर हो, बंधुआ मजदूर पर हो, अंडे के दुकान पर हो, फल के दुकान पर हो, सब्जी के दुकान पर हो, मांस के दुकान पर हो, खस्सी के दुकान पर हो, परचून के दुकान पर हो, तेजपत्ता के दुकान पर हो, दाल सब्जी के दुकान पर हो, जहां हम महीना 6,000 रुपया नहीं कमा पाते हैं, महीना 6,000 रुपया। कितना ऐसा परिवार है इस किशनगंज और अररिया में, जब नेता लोग आते हैं चुनाव में, जैसे रुपौली का चुनाव है, भारत का लगभग नेता मंत्री सब लोग रुपौली आ गए, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़, बस बाकी एक ही छोड़ा गया, नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद डिप्टी सीएम, पत्रकार जी, ओ पत्रकार लोग,
सुनिएगा नहीं तो उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, और हमारी भाषा जैसे ही उल्टा लिखिएगा कंप्लेन हो। हाँ, जैसे मैं आपको दिल से कहता हूं, आप तो लोग हैं, मुझे आप में मैं अपने परिवार को देखता हूं और आप मेरे परिवार के हिस्से हैं। आपको क्या लगता है मैं राजनीति करता हूं? कभी मैं लोगों को कहता हूं यदि मुझे राजनीति करनी होती तो हम भी किसी बड़े दल और गठबंधन के हिस्सा हो गए होते। हम जब पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया शुरू किए थे, हमने मधेपुरा जहां से हम 2 बार सांसद रहे, रंजीत रंजन भी 2 बार सुपौल से सांसद रही, 4 बार पूर्णिया से रहे, 1 बार एमएलए सिंहेश्वर से रहे। मधेपुरा मेरा गांव है, घर है, खुर्दा यहां से 1 घंटे की दूरी पर है। हम जब मोदी जी की लहर में चुनाव लड़ रहे थे वाइस प्रेसिडेंट, तो भारत में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीते थे, और उस लहर में 3,86,000 मैडम चुनाव जीती। दोनों आदमी को आपकी दुआओं ने, आपके आशीर्वाद ने, ब्लेसिंग ने हमेशा बेटे के रूप में एक भरोसा किया आपने। हम जब भी कोई अररिया किशनगंज में कोई घटना घटित हुई, या प्राकृतिक विपदा आई, या कोरोना आया, या कोई बाढ़ आया, या कोई घटना घटी, या किसी नेताओं के द्वारा समाज तोड़े गए, इंसानियत को बांटे गए, जाति के नाम पर मफाद पैदा किया गया, धर्म और मजहब के नाम पर मफाद पैदा किया गया, हमारी कोशिश हुई एक बेटे की तरह हमेशा अररिया को सुरक्षित रखा जाए, अररिया के अमन चैन को बचाया जाए, अररिया के हर परिवार की खुशियों को महफूज रखा जाए, कभी भी किसी को दुख न पहुंचे। रात में घटना घटी, 4 बजे सुबह आए, या कोई परिवार ही कर सकता है, या कोई नेता नहीं कर सकता। जिसे डर होता है अपने परिवार का, माँ का, गोद का, खून का, रिश्ता का, वही इंसान सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए जीता है। मेरी जिंदगी पर सिर्फ आपका अधिकार है, मेरी जिंदगी पर इंसान को छोड़ मेरे परिवार का अधिकार सेकेंड है, मेरे बच्चे और मेरे परिवार का अधिकार मेरे पर, पप्पू पर सेकेंड में है। आप भरोसा रखिएगा, इस जिंदगी की एक एक कतरा सिर्फ इंसानियत और आपकी जिंदगी की खुशी के लिए ही सिर्फ देता है, दूसरा कोई मतलब नहीं। आप सोते, जीते, उठते, आप जो गरीब हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिस जात और धर्म के लोग हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा, आपको कोई दरवाजा ढूंढना नहीं है, आपको तकलीफ में नहीं रहना है, आप परेशान मत होइए, आप डरिए नहीं, आप गहरी चिंता मत करिए, आप अभाव में मत जिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं हर घर की जिंदगी में अपना कोई एक सहयोग करूं। मेरी चिंता उसी पर को लेकर है। मैं जानता हूं यह जो अररिया सीमांचल कोसी है, यहाँ जो कलेक्ट्रेट में लोग बैठते हैं, ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग रावण हैं, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। ये जो नेता आते हैं चुनाव में, जब चुनाव में लोग एक दूसरे को बाप बनाते हैं, नेता आए, डिप्टी सीएम ने कहा मैं रुपौली को नंबर 1 करूंगा। मैंने पूछा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 20 साल से नीतीश बाबू की पार्टी वहां विधायक हैं, 20 साल में आप एक पुल नहीं बना पाए, 20 साल